अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस, आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है। आज इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 6 जो है वो भी एंड होने जा रहा है। इस चैप्टर के अंदर आपको आइडिया है कि हम कंट्रोल्स बनाना और कंट्रोल्स को टेस्ट करना सीख रहे हैं। बार बार एक ही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अप्रोच समझना इंतहाई ज़रूरी है। अप्रोच समझ आ जाएगी तो ये जो एरियाज़ कुछ बताए हुए हैं आई कैप ने, इनके अलावा भी अगर आई कैप आपसे कुछ पूछता है तो आप उसका भी इजीली बना सकते हैं कंट्रोल्स, ठीक है। और उनका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी बना सकते हैं अगर हमें अप्रोच समझ आ गई कि जी हमारे रिस्क क्या हैं, हर रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है जिससे वो रिस्क हमारा मिटिगेट हो जाए या रिड्यूस हो जाए या एलिमिनेट हो जाए, और हर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट हमने इंटरनल कंट्रोल्स क्या बनाए हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज़ हमारी क्या है। फिर उन्हीं कंट्रोल एक्टिविटीज़ को ऑडिटर साहब ने जाके टेस्ट कर लेना है, टीओसीज कर लेने, ठीक है। तो आज हमारा लास्ट इसमें टॉपिक होगा जी आई बिलीव इन्वेंट्री एंड नॉन करंट एसेट्स का है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं जी। हम इसको याद करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी इसकी अप्रोच समझना है, वो जब तक नहीं आएगी समझ नहीं आनी चीज़ें। अच्छा, इन्वेंट्री सिस्टम एंड नॉन करंट एसेट्स को हम देख लेते हैं। इन्वेंट्री आपको पता स्टॉक को कहते हैं, स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं, इन्वेंट्री भी कह देते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो होती हैं वो भी इसी में आते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स में बड़ा छोटी मोटी चीज़ें, ऑफिस सप्लाईज वगैरह, जो कि एक्सेसरीज आप कह लें कि जो ज़रूरी होती हैं एडिशनली। बाकी इन्वेंट्री से मुराद मेन इन्वेंट्री आपकी, उसमें तीन तरह की इन्वेंट्री आ जाती है। रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस होता है, और आपका क्या होता है, फिनिश गुड्स होती हैं, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई एस 2 लगता है इसके ऊपर, वो क्या कहता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV आपने रिकॉर्ड करना है स्टॉक को। खैर यहाँ पर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलेवेंट तो नहीं है कंट्रोल्स में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम वो बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है जी हमारे नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर ऑब्वियसली उसमें आपके PPE भी आ जाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IAS 16। लेकिन उसके अलावा भी आपकी हो सकती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड ऐसे, वो भी आ सकती हैं यहाँ पर। लेकिन उसने ज़ाहिर है फिक्स एसेट्स के हवाले से ही बताए हुए हैं कंट्रोल्स, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोल्स बताए हैं इस चैप्टर के अंदर वो ऐसे कंट्रोल्स हैं जो मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने सेल्स साइकिल बताया, सेल्स का ट्रांजैक्शन सिस्टम बताया, वो सेल्स तो हर जगह भी होती है, परचेजेस हर जगह पे होती हैं। फिर उसने पेरोल बताया, पेरोल के बगैर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसने कैश एंड बैंक बताया, अब वो इन्वेंट्री एंड नॉन करंट एसेट बता रहे हैं। बात आई समझ। लेकिन पेपर में वो इससे हटकर भी पूछ सकता है, कोई और हेड भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आई कैप ये समझ रहा है कि भाई मैं इनको अप्रोच बता रहा हूँ। दो तीन बार आई कैप ने इसमें जिक्र भी किया है कि यार ये जो कंट्रोल्स की लिस्ट मैं बताता हूँ ये कोई कंप्रीहेंसिव लिस्ट नहीं है, एडिशनल भी हो सकते हैं इसके अलावा भी। और फिर उसने एक जगह बताया कि मेरा मकसद आपको इसकी अप्रोच बताना है कि पहले आपने किस तरह लेकर चलना। उसने एक हेडिंग देकर प्रॉपर एग्जाम अप्रोच में बताया, तो प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा जी, इन्वेंट्री एंड नॉन करंट सिस्टम है। सबसे पहले इन्वेंट्री सिस्टम वो बताने लगा है। वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने जब कंट्रोल्स टेस्ट करने हैं तो आपने वो वाले कंट्रोल्स वो TOCs रिपीट नहीं करने जो सेल्स में हुए हैं, जो परचेज में हुए हैं। देखें अगर हम बात करें तो पहले परचेज होती है, मतलब परचेज का पूरा साइकिल तो चलो हमने देख लिया है। परचेज ऑर्डर हुआ, चीज़ रिसीव हुई है, फिर हमने वो रिकॉर्ड कर ली। तो भाई परचेज के बाद फिर वो सिस्टम में आती है इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री से फिर आउट होती है सेल्स के थ्रू। ये वाला सिस्टम भी हमने पढ़ लिया है कि परचेजेस कैसे होती हैं, ये भी पढ़ लिया है सेल कैसे होती है। मतलब है कि अगर दूसरी एंगल से देखा जाए तो इन्वेंट्री का इन एंड आउट, इन इधर से हुआ था, आउट इधर से हुआ, दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो वो यहाँ पे रेलेवेंट, ऑब्वियसली अब बार बार रिपीट थोड़ी करते जाना चीज़ें कि वही वाले फिर हम कहते हैं ये ऑर्डर सही आया हो, चीज़ें सही आई हों वगैरह वगैरह, नहीं, वो भाई इनका काम था। फिर हम कहेंगे कि जिसका ऑर्डर था सिर्फ उसी चीज़ें पहुंची हों, डबल ना भेज दी गई हों, तो वो तो भाई सेल्स साइकिल के अंदर था।
याद है? लॉजिकल बात है। हमने देखना जी इसको, इन्वेंट्री को, तो इसके अंदर भी रिस्क मौजूद होंगे। अब आपने दिमाग अपना इधर से बंद कर देना है, ये दोनों सिर्फ इसके ऊपर फोकस रहना है। इन्वेंट्री को सिर्फ सोचना है। इन्वेंट्री को आंखें बंद करके सोचें, आप एक कंपनी के ओनर हैं या इन्वेंट्री स्टोर मैनेजर हैं। स्टोर मैनेजर समझ ले ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, उसको ओनर से भी ज़्यादा आइडिया होता है। तो आपके लिए इन्वेंट्री में क्या क्या रिस्क मौजूद हैं, ये भाई आपका वो है फ़िलहाल काम है। ठीक है, तो सोचे ज़रा क्या रिस्क हो सकते हैं। यार रिस्क एक ये हो सकता है कि शायद मेरा इन्वेंट्री का रिकॉर्ड ही ठीक ना हो, गलत इन्वेंट्री रिकॉर्ड की गई हो। उसके कई हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आउट ना सही तरह हो रही हो इन्वेंट्री, इन ना हो रही हो। ठीक है, या और इसमें रीजंस आपकी आ सकती हैं कि गलत एंट्री होगी है पास। ठीक है, तो ये एक रिस्क मौजूद है। फिर इन्वेंट्री के ऑब्सलीट होने का रिस्क। ऑब्सलीट से मुराद क्या है? आउटडेट है ना ये, लेकिन हर जगह पे नहीं होता। कुछ इंडस्ट्रीज हैं ऐसी कि जहाँ पर इन्वेंट्री आउटडेट भी हो जाती है, ऑब्सलीट भी हो जाती है। उसका वो यूजेज नहीं रहता जो पहले था एट द टाइम ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ये एक मसला आ सकता है। इन्वेंट्री की कॉस्टिंग में मसला आ सकता है, कॉस्ट ठीक ना निकाली गई हो इन्वेंट्री की, इसमें भी मेरे ख्याल में तो रिस्क तो है इस चीज़ का। इन्वेंट्री के चोरी होने का रिस्क है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, बिल्कुल है। तो इस तरह ना डिफरेंट तरह के आपको पता बुनियादी से रिस्क हैं। अब हो सकता है कि जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें से एक भी इसमें ना हो सकता है कि दो तीन मिल जाए। तो ये हमारी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जी, ये आई कैप की बुक हमें हेल्प कर रही है नॉलेज लेने में कि अगर हमें नहीं इस एरिया का पता, जाहिर है आपने अभी जाके किया थोड़ी है कोई ऑडिट वगैरह या कोई इंडस्ट्री में इस तरह आप गए तो नहीं है, तो आपको आइडिया नहीं है। तो वो आपको एक आइडिया देता है, लेकिन वो साथ आपको लिबर्टी भी देता है कि यार आप खुद भी अच्छा अच्छा सोच सकते हो, रेलेवेंट सोच सकते हो, इररेलेवेंट ऑब्वियसली नहीं सोचना। देखे जरा उसने क्या रिस्क, उसने 5 रिस्क बता दिए। वो कहते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर इनएक्यूरेट, तो हमने भी एक बात की इनएक्यूरेट है भाई, ठीक नहीं है। इन्वेंट्री में भी स्टोलन और डैमेज, चोरी हो सकती है या उसको डैमेज किया जा सकता है, ज़बरदस्त। इन्वेंट्री में भी वैल्यूड एट इनकरेक्ट अमाउंट्स, उनकी जो वैल्यू है मतलब जो कॉस्टिंग वगैरह है वो गलत हो सकती है, बिल्कुल जायज़ है। टू लिटिल इन्वेंट्री में भी हेल्ड, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क है। या तो टू लिटिल इन्वेंट्री में भी हेल्ड या टू मच इन्वेंट्री में भी हेल्ड। कि या तो एक मसला है कि भाई आपने इतनी कम इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है कि कोई ऑर्डर आ गया और आपके पास देने को ही नहीं है। अक्सर हम जाते हैं ना शॉप पे, तो कई बार ये हो जाता है कि जी यार फलां मेडिसिन पड़ी है, नहीं आज नहीं कल आ जाएगी। भाई कल मैं नहीं आऊँगा, 100% है कि मैं नहीं आऊँगा आपके पास अगर मुझे आज कहीं और से मिल जाए तो। ऐसी है ना, तो आपने कस्टमर तो अपना गंवा दिया। अब अगर मैं अगली दूसरी शॉप पे गया हूँ, उन्होंने मुझे ट्रीट भी अच्छा किया, मुझे मेडिसिन भी मिल गई, मुझे लगा यार इनके पास तो चीज़ें पूरी होती हैं, तो मैं उसी फार्मेसी पे जाऊँगा ना दोबारा। आपने अपना एक कस्टमर लूज कर दिया है किस वजह से? लो इन्वेंट्री की वजह से। अच्छा, कई बार फिर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा भी आप रख के बैठ जाते हो कि यार नहीं इस बार नहीं कस्टमर लूज करना, सब कुछ ही रख लो, अब वो बिके नहीं रही। इन्वेंट्री को होल्ड करने की भी तो कॉस्ट है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, सीएमए में, सीएमए में ही पढ़ा है ना कि कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, पढ़ा हुआ है ना। तो वो भाई क्या चीज़ है वो यही है ना कि इन्वेंट्री को जब आप होल्ड करते हो, एक तो चलो उसकी स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट वगैरह, भाई पैसा आपका फंसा हुआ उसके अंदर, वो आपका पैसा फंसा के बैठी हुई इन्वेंट्री, जब तक बिकेगी नहीं तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपको पता होगा दो रेशोज के बारे में, एक करंट रेशो होती है, एक होती है क्विक रेशो। करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का फर्क। अब करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री भी आ जाती है तो वो भी आ जाता है, लेकिन फिर एक होती है क्विक रेशो। क्विक रेशो से मुराद होता है कि भाई ऐसे करंट एसेट और लायबिलिटीज जो कि फौरन कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, फौरन, उसमें से इन्वेंट्री को निकाल देते हैं। आप देखें कितनी ज्यादती है। जब आपको करंट रेशो चाहिए थी तो तब आप इन्वेंट्री को सार मिला कहते इधर आ भाई ज़रा पिक्चर में अंदर होके, ठीक है, ऐसे हाथ रख के इन्वेंट्री के साथ इधर रिसीवेबल्स हैं, कैश बैंक
सारा कुछ खड़ा हुआ है, चलो जी रेशो निकल आएगी। जैसे ही क्विक वाली काम आती है उसे कहते हैं नहीं भाई तुम स्लो हो, तुम ज़रा साइड पे हो जाओ। वहाँ पर हमें लिक्विडिटी चाहिए होती है ना, कैश के अंदर कन्वर्ट होने की सलाहियत कितनी ज़्यादा है। तो इवन रिसीवेबल्स की सलाहियत इससे ज़्यादा है इन्वेंट्री से, क्योंकि रिसीवेबल हो तो गए हैं ना, ले लेंगे यार मिन्नत अल्लाह करके, ये तो बिकी नहीं है। ठीक है, तो इन्वेंट्री एक इसकी होल्डिंग कॉस्ट, इसकी टाई अप कॉस्ट, इसको रखना, इन्वेस्टमेंट फंस जाना, ये बड़ा, इसलिए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा EOQ। EOQ पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पढ़ा होना चाहिए मेरे ख्याल में कॉस्ट में। वो क्यों निकाला गया? वो इसलिए तो निकाला गया ताकि आपकी ये जो कॉस्ट है वो कम से कम हो सके, मिनिमाइज हो सके। कोई ऐसा हम ऑर्डर क्वांटिटी लेवल कोई ढूंढें कि यार इतने के हम क्वांटिटी ऑर्डर किया करें, इतनी की फ्रीक्वेंसी के साथ, महीने में या वीकली या वट एवर, ताकि आपका जो ऑप्टिमम लेवल पे चीज़ हो जाए, आपकी कॉस्ट कम से कम लगे और आपकी इन्वेंट्री ये भी ना हो के पड़ी नहीं हुई। सही है, तो ये भाई सारा सिस्टम आपका है। लो अब इसको, अब मैंने आपको टू लिटल टू मच वाले में EOQ भी एक इंटरनल कंट्रोल बन सकता है। ये देखें हमने बातों बातों में बना लिया कि अगर आप वो बना लें, वो भी एक मुस्तनद शुदा सर्टिफाइड एक सिस्टम है, मतलब दुनिया में चलता है वो, तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो दूसरे बुक्स में पढ़ी हुई चीज़ को भी आप रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे इधर चाहे ना भी लिखा हो ना, लेकिन वो देखें मोस्ट रेलिवेंट चीज़ है इसमें, आप उसको भी लेके आ सकते हैं कि यार वो भी एक कंट्रोल है। चलें जी, अब वो कह रहे जी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। हमने कहा जी रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, उसने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में लिख दिया रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए बस। तमाम जो मूवमेंट हो रही है इन्वेंट्री की, आना जाना इन्वेंट्री में इन आउट हो रहा है, दैट शुड बी ऑथोराइज्ड, वो ऑथोराइज होना चाहिए। जाहिर है स्टोर मैनेजर को पता तो हो कि भाई क्या आ रहा है मेरे पास, क्या जा रहा है। प्रिंसिपल कंट्रोल्स SOD का आपको समझ आ गई होगी अब तक, सेग्रीगेशन ड्यूटीज, ये कहाँ कहाँ पे कब कब यूज़ होना है। भाई जब जब आपकी ये ऑथराइजेशन वगैरह आ जाती है, या आपको लग रहा हो कि यार एक बंदे के हाथ में चीज़ें होंगी तो मसाइल ख़राब होंगे, आपने वहाँ पर लाजमी डालना है सेग्रीगेशन ड्यूटी। बड़ा एक फेवरेट कंट्रोल है, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं देयर शुड बी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल इश्यूज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द स्टोर। जो इश्यूज, अच्छा यहाँ पर इशू से मुराद मसला नहीं है, वो मसला भी होता है ना इशू, यहाँ पे इशू से मुराद है जो बाहर मतलब भेजी जा रही है स्टोर से। इसको लिख लें उर्दू में, पता नहीं अब उसको इशू को जारी करना कहेंगे, ठीक है। मतलब जो इन्वेंट्री इशू की जा रही है फॉर सेल्स, या सेल्स के अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तो जा सकती है ना, ठीक है। या तीसरी आप स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इसको आप ऑफिस सप्लाईज में भी भेज सकते हैं, ऑफिस कंजम्पशन कह लो। तो जहाँ जहाँ पे भी जा रही है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल भी होगा, वर्क इन प्रोसेस भी होगा, फिनिश गुड्स भी होंगी, आपकी ऑफिस सप्लाईज वगैरह, स्टोर्स एंड स्पेस भी होंगे, तो जहाँ जहाँ पे मतलब रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे जा। तो ये इशू हो रही है ना चीज़ें, उधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, इशू हो रही है, ठीक है। तो इसकी वो बात कर रहा है कि वो इशू जो है, इशुएंस है उसकी, वो भी ऑथराइज होनी चाहिए। देन ऑल गुड्स रिसीव्ड शुड बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड। जाहिर है जो चीज़ें इधर पहुँच गई हैं उनको ये बंदा तो देखेगा, देखो पहले परचेज वाले ने अपने लेवल पर देख लिया होगा कि जो जो उसने ऑर्डर किया था वही आए हैं कि नहीं। अब ये परचेज वो जो GRN था वो नहीं बनाता फिरेगा, गेट इनवर्ड पास बनाना इसका काम नहीं है। ये तो कहेगा यार मेरे पास जो आई है मैं तो देखूँ ना, जाहिर है मेरी जिम्मेदारी है स्टोर मैनेजर की कि मेरे पास जो चीज़ें आई हैं कितनी है। कल आके मुझे कह दोगे कि यार आपको 10 साल ये वाले आइटम्स पकड़ाई थी, आपके पास तो 9500 है, तो फंसना तो मैंने, तो मैं भी तो ज़रा देख लूँ, ठीक है। अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, चलो ये तो जनरल सी बात है। अच्छा अब TOCs क्या है भाई? TOCs ऑब्वियसली वही हैं कि अब इन्होंने TOC सारे नहीं लिखे हुए, लेकिन इजी तरीका है ना यार, जो जो कंट्रोल देखिए आपने पेपर में हर कंट्रोल का TOC लिखना है, हर कंट्रोल का। मैं आपको बता रहा हूँ कोई कंट्रोल मिस नहीं करना, मार्क्स कट जाने आपके। हर एक कंट्रोल का TOC लिखना है आपने। अगर तो मतलब कंट्रोल्स बताए हुए हैं वहाँ से TOC बनाने हैं, अगर तो पेपर में वैसे ही आया था कि इस हेड से रिलेटेड TOCs लिखें, क्या आप करेंगे फिर? आपने अपने माइंड में जाहिर है सारी अप्रोच बनानी है, रिस्क क्या था, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कंट्रोल्स क्या थे,
उनकी बेस पर फिर आपने मतलब फिर भी आपने लिखना कंट्रोल्स के अगेंस्ट है, लेकिन फिर वो माइंड में चल रहा होगा। ठीक है, अगर पेपर में स्पेसिफिकली आ रहा है कि ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं, इनके ऊपर टीओसीज करें, तो हर कंट्रोल का टीओसी करना है। जैसे एसओडी है तो वही फिर से चेक कर लें भाई एसओडी सेग्रीगेशन ड्यूटीज है या नहीं। फिर उसने कहा कि जो तमाम इशुएंस होती है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसका भाई वो देखें, कोई एविडेंस वगैरह देखें उसका। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये इनको किसी को भी चाहिए तो इसको डिमांड रेज करते होंगे, इंडेंट भी उसको बोला जाता है वैसे। डिमांड ये मतलब सादा सा एक है, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड है, तो वो इंडेंट होती है। ठीक है, ये लोग इशू करते हैं इसको डिमांड या इंडेंट के, भाईजान हमें ये इतनी आइटम्स चाहिए, क्योंकि ये ज़ुबानी कलामी नहीं चल रहा होता सिस्टम। चलना चाहिए नहीं, चल भी सकता है, मतलब जहाँ पे कंट्रोल हैं ही फारिग तो वहाँ पर चल जाएगा, अदरवाइज चलना नहीं चाहिए, फिर फ़ायदा क्या है। तो भाई ये इंडेंट होती है, डिमांड होती है, ये इसको रेस करते हैं, भेजते हैं, ये फिर देखता है मेरे स्टोर में चीज़ पड़ी हुई है कि नहीं, ये फिर उनको इशू करता है। फिर वो स्टोर इशुएंस नोट SIN आमतौर पे होता है, वो भी ये करता है, या गुड्स इशुएंस नोट भी GIN भी कह सकते हैं। वो ये इनको जब देता है तो सिस्टम में डाल देता है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी डल जाता है, अगर वैसे मैनुअल है तो पेज से एक वाउचर सा बनकर लगा देता है फाइल में कि भाई इतनी चीज़ें गई। अब वो SIN इसके साथ मैच करना चाहिए ना, जितनी मांगी थी उतनी जानी चाहिए, तो रिकॉर्ड इस तरह सीधा रहता है आपका। ठीक है, अच्छा जी, फिजिकल सेफ गार्ड्स कुछ उसने बताया, उसने कहा जी चोरी शोरी हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई इन्वेंट्री प्रोटेक्टेड हो अगेंस्ट लॉस एंड डैमेज, ये हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। तो भाई एक तो यह है कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दें, वो लिखा होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा दरवाजे पे लिख देते हैं ऑथोराइज पर्सनल ओनली, सिर्फ ऑथोराइज पर्सनल मतलब जिनको ऑथोराइज किया गया है वो ही अंदर जा सकते हैं। तो भाई एक तो वो ऑथोराइज पर्सनल करें। ठीक है, देन आपके लॉक शॉक भी आप लगा सकते हैं ऑब्वियसली। रेगुलर इन्वेंट्री काउंट्स करें, इन्वेंट्री काउंट या स्टॉक काउंट से मुराद क्या, उसको गिने जाके, ताकि आपको पता हो कि चीज़ें बराबर ही हैं, स्टॉक शीट के साथ मैच करते रहें। TOCs इसके क्या है, वही अगेन कि भाई उन्होंने कहा है कि जी कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, तो देखें क्या वाकई कोई रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर, जब लिखा हुआ नहीं देखना। ठीक है, खुद जाकर देखें, आपको कोई रोकता है? ये तो नहीं कि ऑडिटर साहब है तो उनको बिल्कुल ही ऐसी है, कोई रेलेवेंट पर्सन को अगर फॉर एग्जाम्पल पता ही नहीं है कि आप ऑडिटर हैं, या आपने किसी जूनियर को भेजे हैं, किसी को जिसका उन्हें नहीं पता, देखें वो रोकते हैं कि नहीं। अगर वो जूनियर साहब सीधे अंदर चले गए हैं और अंदर जाके अस्सलाम वालेकुम जी भाई, अंदर जाके बंदा कह रहा है हाँ जी क्या मसला है, आप तो नहीं इधर आ सकते, तो इसका मतलब भाई वो तो आ चुका है। ठीक है, तो ये भी एक इशुएंस है, एक इशू है। ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री काउंट्स है, तो भाई आप देखेंगे क्या इन्वेंट्री काउंट्स होते हैं, किसी आपके टाइम पे अगर हो जाए तो उसको ऑब्जर्व भी कर लें, खुद भी देख लें किस तरह से होता है, और जो पिछले इन्वेंट्री काउंट्स हुए हैं उनकी कोई कंफर्मेशन या उनका कोई रिटर्न एविडेंस ले लें कि भाई क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज निकली थी, क्या क्या फ़र्क निकले थे, और क्या उसके ऊपर क्या मतलब कि अमल किया गया या एक्शन लिया गया। ठीक है, मैनेजमेंट की तरफ से वो आप देख लेंगे। फिर वैल्यूएशन का मसला था भाई हमें कि कॉस्ट वगैरह नहीं ठीक, तो उसने कहा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि इन्वेंट्री शुड बी करेक्टली वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, और NRV हमें ऑब्वियसली पता है। ठीक है, प्रिंसिपल कंट्रोल हमारा क्या है, IAS 2 शुड बी अप्लाइड, देयर शुड बी प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्सलीट एंड स्लो मूविंग इन्वेंट्री आइटम्स, उनको भी निकालने का। स्लो मूविंग से मुराद क्या है, जो कम बिकती हैं, बहुत मतलब एक तरफ एक आइटम है वो आप 50 लेकर आते हो, वो 1 महीने में ख़त्म हो जाती हैं, दूसरी तरफ दूसरी आइटम 50 लेकर आते हो, 7-8 माह लगा लेती है, बहुत स्लो होती है ना कुछ इस तरह की। क्योंकि जो स्लो मूविंग आइटम्स है भाई वो अब उसकी रीज़न फिर आइडेंटिफाई की जाती है ना, यार क्यों नहीं बिक रही, हो सकता है कि अब वो ऑब्सलीट हो गई हो या वो आउटडेट हो गई हो, फिर तो जाहिर है वो उनकी NRV भी कम हो गई होगी। ठीक है, तो उस तरह देखना है। TOCs आपने यही देख लेना है कि भाई क्या क्या वो कंट्रोल्स वगैरह उनके हैं, IS 2 के वाले से उनको टेस्ट कर लेना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जी, तो ये लास्ट जो 2 पॉइंट थे ना, टू मच इन्वेंट्री में भी हेल्ड अप, टू लो इन्वेंट्री में भी हेल्ड अप, उसका उन्होंने इकट्ठा एक बना दिया, इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री शुड बी हेल्ड एट ऑल टाइम्स, ये हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है। प्रिंसिपल कंट्रोल ऑब्वियसली हमारा यही है कि मैक्सिमम और मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स होने चाहिए सबके, शुड बी अप्रोप्रिएट री ऑर्डर लेवल एंड री ऑर्डर क्वान्टिटीज़ ये होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आप EOQ लिख लें, EOQ भी यही है ना, री ऑर्डर आपकी जो क्वांटिटी क्या होगी। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दी
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सही है, शुड बी फॉलोड, वो एक आपका होना चाहिए। ऑडिटर साहब ने इसी को बस सिंपल देख लेना है कि यार क्या हो, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो जी नॉन करंट एसेट के अंदर उसने कहा दो में, अब वो जान छुड़वाने की तरफ आ रहे हैं, वो कहते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म करें, कितना मैंने लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो आप भी कह रहे होंगे कि एक ही चीज़ पढ़ी जा रहे हैं, बोर हो गए हैं, तो इसलिए उसने ना आप पे सारा कुछ छोड़ दिया है। उसने कहा कि भाई अब मैं तो छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, लेकिन पेपर के अंदर मैं पूछूंगा कोई भी 5 कंट्रोल्स बताएं नॉन करंट एसेट के, और आपने कहना जी वो थे तुम 2 दसे सी, तो उन्हें कहना पुत मैं तो पहले की दसिया जी कि आपने इसकी अप्रोच समझनी है, आपने खुद बनाने हैं, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ये नॉन करंट एसेट का पहला रिस्क उसने लिख दिया है विच, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा रिस्क नहीं है, बहुत से रिस्क हैं, उसने ये 2 लिखे। नॉन करंट एसेट्स विच द कंपनी डज नॉट नीड कुड बी ऑर्डर्ड, एक तो ये मसला है कि भाई हमें चीज़ चाहिए ही नहीं थी, ऑर्डर हो गई है, पैसा तो जा चला गया बिजनेस से, ठीक है, ये भी एक तरीका कारण है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट ही है काइंड ऑफ। फिर दूसरा मसला है एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट में भी रिकॉर्डेड एट इनकरेक्ट अमाउंट्स और एज रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता ही होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो कहता है ये भी हो सकता है कि जो कैपेक्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे लिख रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपेक्स के तौर पे लिख रहे हो, ये भी मसाइल हैं। तो इसका भी यार ये इजी सा ही है, ऑथराइजेशन है, रिकॉर्डिंग वगैरह, ये मतलब बिल्कुल ईजी है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा आगे ज़रा आ जाएं, अदर इश्यूज विद टेस्ट ऑफ कंट्रोल। उसने जनरल से एक बात की है कि भाई कौन से इश्यूज हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इन स्मॉलर एंटिटीज, स्मॉलर एंटिटीज़ में भाईजान हमें पता है कि वैसे ही कंट्रोल्स नहीं होते, ठीक है, अगर हों भी तो बड़े मिनिमम से होते हैं, बहुत ही कोई रेयर एंटिटी है जो कि तगड़े कंट्रोल्स छोटे लेवल पर लगाए, क्योंकि भाई इट हैज़ अ कॉस्ट लगती है, रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, ट्रेनिंग्स देनी पड़ती है उनके, वो कहते हैं यार दफ़ा करो हमारा चल रहा है बस काम, हमें क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर फिर जब कंट्रोल्स ही मौजूद नहीं हैं या कंट्रोल्स वीक हैं तो फिर टीओसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें वो ट्री याद है जो हमने बनाया हुआ है, पहले हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी कंट्रोल्स की, अगर वो वीक निकल आई अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग वीक नहीं है, कंट्रोल्स वीक है हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, तो भाई सिर्फ एसओपी सॉरी जो सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स हैं सिर्फ वो परफॉर्म करें, ठीक है, इंटरनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने की नीड ही नहीं है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग ली है, दिखने में तो सही थे, फिर आपने टीओसी परफॉर्म किए, अगर वहां पर वीक निकल आए हैं, अब टीओसी तो हो गए जितने परफॉर्म करने थे, वीक निकल आए हैं तो भाई सब्सटैंटिव ज़्यादा परफॉर्म कर लो। लेकिन अगर टीओसी तगड़े आ गए, भाई टेस्ट अच्छे आए हैं, पता लग रहा है कंट्रोल बहुत अच्छे हैं इनके, तो फिर आप सब्सटैंटिव कम करो। ये बेसिक असल में आइडिया ये है, ठीक है। तो स्मॉलर एंटिटीज़ में भाई जाहिर है इतने कोई बेहतर हालात नहीं होते, तो एग्जाम टेक्निक भाई जनरेटिंग कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ, उसने वही सारा बता दिया। देखें उसने कहा पहले रिस्क आप देखें फिर उसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव देखें, ये सिंपल वही है, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स हैं, इसमें से ना ये जो एग्जांपल है आपकी दूसरी एग्जांपल, एन एंटिटी सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म्स इज एक्सपोज टू रिस्क ऑफ इनवॉइसिंग एरर्स। देखिए उसने एक रिस्क आपको बताया है, इनवॉइस के अंदर एरर्स आ जाते हैं, वो हमें वो कहता है रिस्क है, क्रेडिट के ऊपर वो बेचते हैं, ये भी ध्यान रखना है, उधार पे बेची जाने वाली इनवॉइसेस के अंदर रिस्क है। वो कहता है सेट आउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, इनके नुकसान क्या हैं, एक तो ये बताएं। अब ये देखिए हमने इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे, इसके हमने सिंपल रिस्क पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें पता है जब हमने रिस्क लिखना है तो हमने लिखना भी है कि ये रिस्क क्यों है, तो वो यही पूछ रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जैसे एक मैं बताता हूँ, सेल्स एंड रिसीवेबल्स विल बी मिसस्टेटेड। उसने कहा अगर इनवॉइसिंग गलत हो रही है तो फिर सेल्स भी गलत हो सकती है, मिसस्टेट हो सकती है, रिसीवेबल्स भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा उसने कहा सेट आउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज एंड सजेस्ट सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स व्हिच कुड बी इंप्लीमेंटेड टू एड्रेस द अबव रिस्क। उसने सिंपल कहा कि भाई कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगेंगे, तो आपने अपने माइंड के अंदर, उधर पेपर में तो जाहिर है उसने पूछा ही नहीं है, पेपर में उसने पूछा 3rd स्टेप इंटरनल कंट्रोल्स वाला, माइंड में आपने 2nd स्टेप बनाना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, वो जब बन जाएगा उसी के अगेंस्ट आपने इंटरनल कंट्रोल्स बनाने, ठीक है। ये भाई आपने करना है, बाकी ऑब्वियसली हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तसल्ली के साथ, तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट तो इसका पहुंच चुका होगा, तो इसको भी या आ जाएगा, प्लीज़ आपने करना है। ये हमारा टीओसीज तक हो चुके हैं मामला, अब एग्जीक्यूशन सब्सटेंटिव वाली स्पेशली उसकी तरफ हमने जाना है, तो उससे पहले ना हमें बिल्कुल ओके होना चाहिए, शीशा होना चाहिए सारी चीज़ें,
ठीक है जी, चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर।